नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्पा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की हमारी क्लास में धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम पिछली कुछ क्लासों से अधातुओं नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधातु के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में हम नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन के खूब सारे यौगिक हैं जो दैनिक जीवन में उपयोग लिए जाते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, अमोनिया, यूरिया और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। आज की क्लास में हम नाइट्रोजन के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे और साथ में इस टॉपिक्स में से प्रतियोगी परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नाइट्रोजन। पहले हम नाइट्रोजन तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन गैस और उसके बाद इसके यौगिक। तो नाइट्रोजन को हम N से लिखते हैं और इसको हम 7N14, 7 तीन चीज़ों को बता रहा है। पैरा में क्या होता है? पेज, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक। जबकि जो सिर पे क्या है? भार है, परमाणु भार है, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, वो बता रहा है। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है भाई? 14। और अगर हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो कितनी है भाई? 14 में से 7 गया 7। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए और आगे देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पाया जाने वाला तत्व, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है वो कितना? 78% पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसका मतलब नाइट्रोजन तत्व वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो जो जंतु होते हैं, जंतुओं के लिए ये जो नाइट्रोजन तत्व है वो हानिकारक होता है। इस कारण जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं, नाइट्रोजन को त्यागते हैं। एक तो आपके यूरिया के रूप में त्यागते हैं और एक अमोनिया के रूप में। जंतुओं के लिए नाइट्रोजन हानिकारक होता है, इस कारण ये नाइट्रोजन तत्व का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया वो यूरिया के रूप में, मूत्र के द्वारा या अमोनिया के रूप में ये त्यागते हैं। ये बात समझ आ गई। चलिए, लेकिन जो पादप होते हैं, पादप है वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो पादप पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पादप पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी पादप हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी फसलें हैं, वो यदि जमीन से या वायुमंडल से नाइट्रोजन ले रही है तो वो नाइट्रेट रूप में ले रही है। लेकिन थोड़ा समझना, बड़ा क्वेश्चन कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में पाया जाता है और हम खेतों में यूरिया डालते हैं और यूरिया में भी आपके नाइट्रोजन गैस है वो N2 रूप में पाया जाता है। और यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब मेरा सवाल यह है कि हम पढ़ रहे हैं कि पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जबकि हम पादपों में क्या डाल रहे हैं? यूरिया डाल रहे हैं। और यूरिया में कौन सी? नाइट्रोजन गैस। इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है N2, नाइट्रोजन गैस N2 है, वो किस में चेंज होता है? नाइट्रेट में चेंज होता है। भाई जैसे हम यूरिया डाल रहे हैं या वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में है, जबकि पादप उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करे। इसका मतलब है जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट में परिवर्तित हो रहा है। और नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट में बदलना, ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया होती है, इसमें कौन सा जीवाणु भाग लेता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पौधे या पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम जीवाणु। अब बड़ा क्वेश्चन कि राइजोबियम जीवाणु कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है वो आपके दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। दलहनी मतलब जो दाल के पौधे होते हैं, जैसे चना दाल, उनके जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में कौन पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। और इस दलहनी पौधे को, जिसका रासायनिक नाम क्या है? लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस ये भी आ सकता है कि लेग्यूमिनस। दलहनी पौधों का रासायनिक नाम क्या है? लेग्यूमिनस। ये बात समझ में आ गई क्या कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम जीवाणु है, और ये लेग्यूमिनस या दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। ये बात यहां तक समझ में आपको आ जानी चाहिए। ये जो मैंने चीजें बताई हैं, पादप वाली चीज प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छी तरह देख लो। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे थोड़ा एक और देखो नाइट्रोजन के बारे में डिटेल, कि जो जीवों में नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाया जाता है? जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना कि जीवों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। तो एक बार इसको नोट करो। ये हमने नाइट्रोजन के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी। आगे हम नाइट्रोजन गैस को पढ़ेंगे। देखो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ। ये पूछ जा सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो पादप पेड़ पौधे हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? उत्तर है नाइट्रेट रूप में। तीसरा कि नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में बदलता है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर आएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चौथा क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है? राइजोबियम जीवाणु भाग लेता है। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि राइजोबियम जीवाणु कहाँ पे पाया जाता है? तो जो लेग्यूमिनस या दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठों में पाया जाता है। और एक यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जीवों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? विटामिन रूप में पाया जाता है या हार्मोन रूप में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना प्रोटीन रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कर लो, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नाइट्रोजन गैस के बारे में डिस्कस करते हैं, वहां से भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस जिसे हम N2 लिखते हैं,
क्योंकि नाइट्रोजन गैस द्विपरमाणविक है, द्विपरमाणविक है, और इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी गैस है वो द्विपरमाणविक होती है, लेकिन जो अक्रिय गैस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये एकल परमाणविक होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। नाइट्रोजन गैस की अगर हम खोज की बात करें, इसकी खोज सन 1772 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। रदरफोर्ड ने, मैंने आपको बताया कि 3 ऐसी गैस है जिनके खोजकर्ताओं के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला हाइड्रोजन, ये आपको याद ही करने, पृथ्वी की परीक्षा में पूछा था। हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश, हाइड्रोजन गैस का खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। ऑक्सीजन का सीले और नाइट्रोजन का रदरफोर्ड। ये 3 वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। बाकी दूसरी जो गैस है उनके खोजकर्ताओं के नाम याद नहीं रखो, लेकिन ये 3 याद करने बहुत ही अनिवार्य हैं, क्योंकि लगभग पृथ्वी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस का खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश, ऑक्सीजन का खोजकर्ता सीले और नाइट्रोजन गैस का खोजकर्ता रदरफोर्ड। ठीक है, चलिए हम नाइट्रोजन गैस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाइट्रोजन गैस आपके रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती है और कोई स्वाद नहीं होता। अगर हम नाइट्रोजन गैस की और बात करें तो नाइट्रोजन गैस का जो मुख्य अवयव है, मुख्य अवयव मतलब मुख्य स्रोत जहां से हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं वो है यूरिया। यूरिया के बारे में अलग से पढ़ेंगे। यूरिया में 46% नाइट्रोजन गैस होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन गैस होता है। इस बात को ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजन गैस का मुख्य अवयव कौन है? यूरिया है, और यूरिया में 46% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। आगे हम और बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। अब हम नाइट्रोजन गैस के उपयोग पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। दैनिक जीवन में हम आमतौर पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। थोड़ा देखना, हम नाइट्रोजन गैस के उपयोग पढ़ेंगे, और जो पहला उपयोग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। थोड़ा देखना, जो द्रवित नाइट्रोजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग जो आपके शुक्राणु, वीर्य और परागकण को स्टोरेज में रखने के लिए किया जाता है। जो शुक्राणु होते हैं या वीर्य होता है या परागकण होता है, उनको स्टोरेज में रखने के लिए आपके द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है। इसका नहीं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है इस कारण इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? जो शुक्राणु, वीर्य या जो परागकण होते हैं उनको स्टोरेज में रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी सहायता से हम कृत्रिम गर्भाधान या आपके क्रायो सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान कैसे? कि हम शुक्राणु और अंडाणु दोनों को स्टोरेज में रख देंगे। ठीक है, किसमें? द्रवित नाइट्रोजन में, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और फिर हम क्या करेंगे? उनमें निषेचन करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान में द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और क्रायो सर्जरी, क्रायो मतलब होता है निम्न ताप, क्रायो शब्द है ये बताता है निम्न ताप को। एक शब्द आपने सुना होगा क्रायोजेनिक, जिसे हिंदी में बोला जाता है निम्न तापिकी।
उष्मागतिकी की वह शाखा जिसमें निम्न तापों का अध्ययन किया जाता है निम्न तापिकी या क्रायोजेनिक कहलाती है। तो हम बोलते हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो का मतलब क्या होता है? निम्न ताप। सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा, ऐसी सर्जरी जिसमें बहुत ही कम ताप की आवश्यकता होती है, वहां पर हम द्रवयुक्त नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान में किसका उपयोग किया जाता है? द्रवयुक्त नाइट्रोजन का। या जो बैल का शुक्राणु है या बैल का वीर्य है या जो पौधों के परागकण है उनको स्टोरेज में रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? द्रवयुक्त नाइट्रोजन का किया जाता है। अब देखना अगला उपयोग हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन का उपयोग कहां पे किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का जो बल्ब होता है, बल्ब में अक्रिय गैसों प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण भरा जाता है। अक्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस का क्या भरा जाता है? मिश्रण भरा जाता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे कि विद्युत बल्ब में क्या भरा जाता है, अगर आपको ऑप्शन में अक्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों साथ में दे रखा है, तब आपको सही विकल्प है वो अक्रिय गैस को करना है, चाहे कोई भी हो, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो वहां पर अगर दोनों साथ में दे रखा, एक अक्रिय गैस दिया और दूसरे ऑप्शन में दे दिया नाइट्रोजन गैस, तो वहां पर क्या करना है? अक्रिय गैस। यदि आपको ऑप्शन में अक्रिय गैस नहीं मिले तब कौन सा करना भाई? नाइट्रोजन करना। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो अब आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है अक्रिय गैस के साथ। अगला उपयोग देखते हैं इसका, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। लेकिन वर्तमान में कौन सी भरी जा रही है? नाइट्रोजन गैस। इस बात को ध्यान रखना। वैसे तो वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, लेकिन वर्तमान में कौन सी भरी जा रही है? नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। लेकिन ये भी जो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उसमें दोनों ऑप्शन साथ में दे तो हीलियम को ज्यादा करेक्ट माना जाता है। अगर आपको ऑप्शन में हीलियम और नाइट्रोजन दोनों मिले, ऐसा पूछे कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें हीलियम भी ऑप्शन मिले और नाइट्रोजन गैस भी ऑप्शन मिले, तो आपको ज्यादा वरीयता किसको देनी है? हीलियम को देनी है। यदि हीलियम ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कौन सा करना है? नाइट्रोजन गैस करना है। बाकी वर्तमान में नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगला उपयोग पढ़ते हैं। जो चिप्स के पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर जो हवा है, हवा को बाहर निकालकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यह अक्रिय गैस है। इस कारण जो चिप्स का पैकेट है उसके अंदर जो हवा है उसको हम बाहर निकालेंगे और क्या भरेंगे? नाइट्रोजन गैस भरेंगे, जिससे जो उसके चिप्स है वो लंबे समय तक चलेंगे। अगर हम नाइट्रोजन गैस नहीं भरे, उसके अंदर हवा ही रखें, तो हवा है जो भी चिप्स है उनका अपघटन कर देगी और वो चिप्स है कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। इस कारण हम क्या कर रहे हैं? जो चिप्स के पैकेट में हवा है उसको बाहर निकाल रहे हैं और क्या भर रहे हैं? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या है? अक्रिय है। बात समझ आ गई क्या? चलिए, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में कि जब बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन गैस भाई। बिजली चमकते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली चमकते समय नाइट्रोजन गैस। बिजली चमकते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन गैस। तो ये हमने नाइट्रोजन पढ़ा है, नाइट्रोजन गैस। इसमें जो भी चीजें पढ़ी प्रत्येक जगह क्वेश्चन छुपा हुआ। नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड ने, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। दूसरा कि नाइट्रोजन गैस का मुख्य स्रोत कौन है? यूरिया। तीसरा इसी से क्वेश्चन कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। और जो नाइट्रोजन गैस के उपयोग है वो तो खूब बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ जाते हैं। और ये जो द्रवयुक्त नाइट्रोजन वाला उपयोग है कि इसका उपयोग हम शुक्राणु, वीर्य और पराग कणों को स्टोरेज
में रखने के लिए करते हैं, उनको स्टोर करने के लिए करते हैं। और इसका उपयोग हम कृत्रिम गर्भाधान या क्रायो सर्जरी में करते हैं। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, दरिद्र नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर बर्फ जमना शुरू हो जाता है। तो -196 बहुत ही अधिक ठंडा है। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? कृत्रिम गर्भाधान और क्रायो सर्जरी में। दूसरा हमने पढ़ा कि विद्युत बल्ब में अक्रिय गैसों के साथ क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। तीसरा हमने पढ़ा कि वायुयान के टायरा में वैसे तो हीलियम गैस भरा जाता है, लेकिन वर्तमान में कौन सी गैस भरी जा रही है भाई? नाइट्रोजन गैस भरी जा रही है। आगे हमने पढ़ा कि चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये क्या है? अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन अक्रिय है, इस कारण इसका उपयोग चिप्स के पैकेट में करें। और अगला हमने पढ़ा कि जब बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई? नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन डिफेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें काफी बार पूछा गया है। एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ते हैं। जो मेन यौगिक हैं, जैसे अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है, या अमोनिया क्या होता है, या यूरिया क्या होता है, या जो हाशिया गैस क्या होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में जो यौगिक उपयोग में आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के यौगिक, पहला ले रहे हैं अमोनिया। NH3, अमोनिया का अणुसूत्र क्या था? NH3। और अमोनिया की खोज किसने की भाई? अमोनिया की खोज सन 1774 में पिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की। अगर कहीं पे पूछ ले कि अमोनिया की खोज किसने की, तो पिस्टले ने की। कब की? 1774 में की। बात समझ आ गई? अमोनिया को क्षारीय वायु भी कहा जाता है। अमोनिया को क्षारीय वायु भी कहा जाता है। और अमोनिया एक दम घोटू बदबूदार गैस है। बात समझ में आ रही क्या? ये क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि क्षारीय वायु किसे कहा जाता है? अमोनिया को। इस बात को ध्यान रखना कि अमोनिया को क्षारीय वायु भी कहा जाता है। और अमोनिया गैस है वो दम घोटू बदबूदार गैस और जल में विलय गैस है। जल में घुलती है, जल में विलय गैस। ये भी बात ध्यान रखना। अब थोड़ा देखना, जो टॉयलेट्स में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया कारण। हम टॉयलेट्स में जाते हैं और जो गंध आ रही है वो किसके कारण आ रही है? अमोनिया के कारण। ये प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाता है कि टॉयलेट्स में गंध किसके कारण आती है? अमोनिया गैस के कारण। वहां पर अमोनिया गैस है और उसकी हमें गंध आ रही है। अब थोड़ा देखना, एक और क्वेश्चन, ताजे मूत्र में गंध किसकी है? ऐसा पूछे कि ताजे मूत्र की जो गंध है वो किसके कारण आ रही है? वो आ रही है यूरिनॉइड के कारण। यूरिनॉइड। लेकिन कुछ समय बाद मूत्र की गंध किसके कारण? दो क्वेश्चन बनते, एक तो ताजे मूत्र की गंध, तो उत्तर आएगा यूरिनॉइड के कारण। और दूसरा पूछे कि कुछ समय बाद मूत्र की जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? वो आती है अमोनिया के कारण। तो जो ताजे मूत्र में जो यूरिनॉइड बना है वो सूक्ष्म जीवों के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? अमोनिया बना देगा। देखो आपको ऐसा पूछे कि टॉयलेट्स में गंध किसके कारण आती है? उत्तर है अमोनिया। ताजे मूत्र में गंध किसके कारण आती है? उत्तर है यूरिनॉइड। और मूत्र विसर्जन के बाद कुछ समय बाद जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। क्योंकि जो यूरेनॉइड, ताजे मूत्र में जो यूरेनॉइड बना है वो सूक्ष्म जीवों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बना देता है। अमोनिया गैस बनाने के कारण क्या आएगी? गंध आएगी। ये बात समझ में आ गई क्या? यहां तक समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अगर हमें अमोनिया की संरचना का पूछे, अमोनिया की संरचना कैसे होगी, तो हम सबको पता है इसका अणुसूत्र NH3 होता है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो अंतिम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अमोनिया की स्ट्रक्चर बना रहा हूं।
अमोनिया की स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी, 3 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच मध्य सिंगल बॉन्ड बनेगी और एक क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर होता है। और जो अमोनिया की जो संरचना है इसकी आकृति कैसी है, त्रिकोणीय पिरामिडीय, त्रिकोणीय पिरामिडीय। इसकी जो आकृति कैसी होती है भाई, त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो जो अमोनिया की जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होगी, इसका फॉर्मूला NH3, इसका मतलब हाइड्रोजन है नाइट्रोजन द्वारा 3 सिंगल बंधों से जुड़ा हुआ रहेगा और एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म, और इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय, इसकी जो आकृति है त्रिकोणीय पिरामिडीय जैसी होती है। ये बात समझ आ गई क्या। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। यहां पे मैं बता रहा हूं, औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण, अमोनिया निर्माण उद्योगों में अगर हमें अमोनिया निर्माण बनाना है तो कैसे करेंगे। अमोनिया का निर्माण करना उद्योगों में तो उसकी विधि है हैबर विधि, और इस विधि से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं कि हैबर विधि में हम किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, या ताप कितना रखते हैं, दाब कितना रखते हैं। तो एक बार देखते हैं कि अमोनिया निर्माण की हैबर विधि क्या होती है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया, प्लेटिनम, फेरस और मोलिबेडनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में दाब कितना, दाब है 200 एटीएम, दाब 200 एटीएम और ताप 773 केल्विन। तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। यदि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया प्लेटिनम, फेरस और मोलिबेडनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और दाब कितना रखा जाए 200 एटीएम और ताप कितना 773 केल्विन, तो हमें क्या प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगा। ये जो विधि है वो क्या कहलाती है, हैबर विधि। क्या कहलाती है भाई, हैबर विधि। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो एक तो प्लेटिनम का, एक फेरस आयरन लोहे का और एक एमओ मोलिबेडनम का। और दाब कितना रखा जाता है, दाब रखा जाता है 200 एटीएम और ताप कितना रखा जाता है 773 केल्विन। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए आप चाहो तो इसको संतुलित कर सकते हो, ऐसे संतुलित रहेगी। और ये जो हैबर विधि है इसमें उत्प्रेरक के रूप में हम पीटी, एफपी और एमओ का यूज कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हम किसका यूज कर रहे हैं, वर्तमान में हम Fe2O3 K2O, Fe2O3 K2O और Al2O3 इसका भी यूज कर रहे हैं। वर्तमान में अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में Fe2O3 K2O और Al2O3 का भी उपयोग कर रहे हैं। तो हम औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण करते हैं किस विधि द्वारा करते हैं भाई, हैबर विधि द्वारा। इस बात को ध्यान रखना। और हैबर विधि क्या है इसको पूरा पढ़ना है कि हम किस उत्प्रेरक का यूज करेंगे, दाब कितना लेंगे, ताप कितना लेंगे, कौन कौन सी गैस उपयोग में लेंगे। तो आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का उपयोग लेंगे और क्या बनेंगे, अमोनिया बनाएंगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये उष्माशोषी अभिक्रिया भाई। कौन सी है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ेगी। ये उष्मा का शोषण करती हैं। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी दो अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी जिससे उष्मा मिलती है और उष्माशोषी जिसको करवाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है। तो ये कैसी है भाई, उष्माशोषी अभिक्रिया। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बड़ा सवाल कि सर हम अमोनिया का निर्माण औद्योगिक स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, इसका कोई विशेष उपयोग। बिल्कुल, आंसू गैस, जो आंसू गैस होती है उसमें अमोनिया का उपयोग किया जाता है। और फ्रिज में उसको, फ्रिज को ठंडा करने के लिए प्रशीतक के रूप में भी अमोनिया गैस का उपयोग किया जा रहा है वर्तमान में। बात समझ में आ गई। इस कारण हम इसको औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कर रहे हैं। इसके उपयोग भी पढ़ेंगे। उपयोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जगह है। तो पहला है आंसू गैस के रूप में। वर्तमान में अमोनिया का उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जा रहा है। कहीं पर दंगे हो गए, झगड़ा हो गया,
बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई, तो उनको दूर करने के लिए आंसू गैस का उपयोग किया जाता है और आंसू गैस में अमोनिया का वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूछे कि आंसू गैस क्या होती है, तो आपके ऑप्शन में दो मिल सकते हैं, एक तो क्लोरोपिक्रीन और दूसरा क्लोरोएसिटोफिनॉन। बात समझ रहे हो क्या? अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछे कि आंसू गैस क्या होती है तो दो ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो क्लोरोपिक्रीन मिलेगा या क्लोरोएसिटोफिनॉन। लेकिन वर्तमान में हम आंसू गैस है उसमें अमोनिया का उपयोग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। और अमोनिया का कहां पे उपयोग किया जाता है? परशीतक के रूप में। परशीतक में ठंडा करने के लिए परशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमने अमोनिया पढ़ा। अमोनिया से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कहां कहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, एक बार मैं वापस बता रहा हूं। टॉयलेट्स में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। जबकि ताजे मूत्र में जो गंध आती है वो यूरेनॉइड के कारण आती है। लेकिन कुछ समय बाद ये यूरेनॉइड है सूक्ष्म जीवों के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? अमोनिया बना देगा। तो कुछ समय बाद मूत्र में गंध अमोनिया के कारण, लेकिन ताजे मूत्र में गंध यूरेनॉइड के कारण। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए और क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया सारी वायु किसे कहा जाता है? तो सारी वायु किसे बोला जाता है भाई? अमोनिया को बोला जाता है। और अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर हमें निर्माण करना तो कौन सी विधि है भाई? हैबर विधि है। और इस हैबर विधि को पूरी याद करना है कि हम कौन कौन सी गैसों का यूज करते हैं, कौन कौन से उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं, दाब कितना ले रहे हैं, ताप कितना ले रहे हैं, किस प्रकार की अभिक्रियाएं, पूरी यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आगे हमने पढ़ा कि जो अमोनिया की संरचना है, अमोनिया की जो संरचना है वो कैसी होती है? त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। और अमोनिया का उपयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं? आंसू गैस के रूप में कर रहे हैं। लेकिन आंसू गैस एग्जाम में पूछे तो दो नाम सामने आते हैं, क्लोरोपिक्रीन और क्लोरोएसिटोफिनॉन। और अगर आपको ये पूछे कि परशीतक के रूप में हम कौन सी गैस का उपयोग कर सकते हैं, तो अमोनिया का उपयोग कर सकते हैं। बाकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, फ्योन का भी करते हैं, लेकिन इसका भी कर सकते हैं। एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम अगला यौगिक लेते हैं नाइट्रोजन का। अगर हम जितना धातु और अधातु पढ़ रहे हैं, अगर उसको अच्छी तरह तैयार कर ले तो आपको किसी भी बुक में इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ से पढ़ो। जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सब किताबों से ली गई है, सब किताबों का उपयोग करके वहाँ से ली गई है। जो ये कंटेंट है ये कंप्लीट कंटेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतना पढ़ लेते हो तो धातु और अधातु टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए नाइट्रोजन का अगला यौगिक हम पढ़ते हैं, NO2। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। अब बड़ा क्वेश्चन कि सर केवल NO2 ही अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है या कोई और भी है? बिल्कुल है। कौन कौन से? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा NO2 और तीसरा CO2। तीन ऐसी गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि जो वर्षा जल को शुद्ध माना गया है, लेकिन लगातार वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण वातावरण में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे वर्षा जल क्या हो गया? अम्लीय हो गया। इस बात को ध्यान रखना। अब थोड़ा देखना कि सर ये तो अच्छी बात है कि तीन गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, SO2, NO2 और CO2, लेकिन अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH आपके 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। ये बात ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा का pH 5.6 से कम होता है। और क्वेश्चन
कि सर अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो ये जो भी गैस है इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराओ भाई, जल के साथ कराओ। SO2 की अभिक्रिया जल के साथ कराओगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि आप NO2 की अभिक्रिया H2O के साथ कराओ, नाइट्रिक अम्ल HNO3, और CO2 की अभिक्रिया H2O के साथ करो HCO3 कार्बनिक अम्ल। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ये जो तीन गैस हैं SO2, NO2 और CO2, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, और ये तीनों गैस से जल के साथ, जो वर्षा जल है इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगी, अम्ल बना देगी। कौन कौन से अम्ल बनाएगी? यदि SO2 जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, यदि NO2 जल के साथ अभिक्रिया करती है तो नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, और यदि CO2 H2O के साथ अभिक्रिया करती है तो आपके कार्बनिक अम्ल HCO3 बनाता है। अब ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अम्लीय वर्षा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अम्ल कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको एक बार नोट कर लो। उसके बाद पढ़ते हैं हंसाने वाली गैस, हास्य गैस, लाफिंग गैस। चलिए फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ रहा है नाइट्रस ऑक्साइड। तीसरा पढ़ेंगे N2O, जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हास्य गैस, लाफिंग गैस, या आपके हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। तो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाता है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है, लाफिंग गैस कौन सी है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं। अब थोड़ा समझना, केवल ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग केवल और केवल हास्य गैस या लाफिंग गैस में किया जाता है, इसके उपयोग और भी हैं। जो हरित गृह प्रभाव होता है, हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, थोड़ा समझना। हरित गृह प्रभाव के लिए जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है वो CO2, उसके बाद मैथेन, उससे कम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे कम ये आपके नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। तो हरित गृह प्रभाव जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको प्रभावित करने वाले या उसके लिए उत्तरदायी गैसें कितनी है? 4 है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैथेन और CFC और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 60%, ये 20%, ये 14% और ये 6% है। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो आपके CO2 कितना प्रतिशत भाई? 60%। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन को समझना। आपको प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा पूछ जाएगा कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है? उत्तर आएगा CO2। उत्तर क्या आएगा? CO2, क्योंकि 60% रोल किसका है? 60% रोल किसका भाई? CO2 का है, और यही मुख्य गैस है। हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2। लेकिन कभी कभार जो
ऑप्शन होते हैं उसमें CO2 मिलते ही नहीं है, तो फिर कौन मिल सकता है? मैथेन मिल सकता है, फिर कौन? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कौन? नाइट्रस ऑक्साइड मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना कि हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? चार। कौन कौन सी? CO2, CH4 मैथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्योन जिसे कहते हैं, और चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये कितना प्रतिशत? 60, ये कितना? 20, ये कितना? 14 और ये कितना? 6%। अब देखना हमारे दिमाग में क्वेश्चन बार बार घूम रहा है कि सर ये हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? मेरी बात को समझना, वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनकी मात्रा निश्चित है, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल का ताप अभी निश्चित है, लेकिन लगातार औद्योगिक प्रदूषण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ये जो चार गैसें हैं CO2, मैथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी का ताप भी, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका ताप भी बढ़ रहा है। जितनी भी गैसों का अनुपात जब वायुमंडल या सृष्टि का निर्माण हुआ उसके अंदर जितनी भी गैसें हैं उनका अनुपात निश्चित था, उनका प्रतिशत निश्चित था, और उसकी सहायता से जो पृथ्वी के वायुमंडल का जो ताप है वो एक निश्चित था। लेकिन वर्तमान में लगातार औद्योगिक प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है, और इनकी मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का ताप बढ़ गया है, और पृथ्वी के ताप में जो वृद्धि हो रही है इसे हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो फिर एक और क्वेश्चन कि सर ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो इन गैसों के कारण जो पृथ्वी के वायुमंडल का ताप बढ़ गया है, उसके कारण जो पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है उस पे जितने भी बड़े बड़े हिम बर्फ के जो पहाड़ हैं वो पिघलने लगे हैं, और जो पहाड़ हैं, बर्फ के जो पहाड़ है वो पिघल रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो एग्जाम ऐसे पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ये चार ही रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का ताप बढ़ गया है, उसी कारण क्या हो रहा है? वो जो हिम के बड़े बड़े पठार है वो पिघल रहे हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए और देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांतों का उपचार करने वाले दंत चिकित्सक, वो इसका उपयोग बेहोशी की दवा हम बोल सकते हैं निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, दंत चिकित्सक, इसका उपयोग कौन से? हंसाने वाली गैस का उपयोग, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग बेहोशी निश्चेतक की दवा के रूप में कर रहे हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछ जा सकता है कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, हमारे दांत का इलाज करें तो हमें कौन सी गैस द्वारा बेहोश करेंगे? तो हंसाने वाली गैस द्वारा, नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा बेहोश करेंगे। अब बड़ा क्वेश्चन सर कि बेहोशी की दवा के रूप में और कोई गैस है क्या? बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफॉर्म CH3Cl, क्लोरोफॉर्म भी बेहोशी की दवा या निश्चेतक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है CH3Cl, उसका उपयोग भी हम बेहोशी की दवा या निश्चेतक के रूप में उपयोग करते हैं। और बड़ी बात क्या है कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है और क्या बनाता है? COCl2 फॉस्जीन गैस बना देता है। फॉस्जीन गैस बना लेता है, जो कि क्या है? विषैली गैस है, और जिसकी सहायता से क्या हो सकती है भाई? मौत हो सकती है, विष का काम करेगी। भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है यदि हम चीजों को साथ पढ़े तो हमें याद रह सकता है। हमने पढ़ा कि जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसका उपयोग दंत चिकित्सक है बेहोशी की दवा निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन बेहोशी या निश्चेतक के रूप में हम क्लोरोफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, और क्लोरोफॉर्म को हम रंगीन बोतलों में रखते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर क्या बनाता है? फॉस्जीन बनाता है। फॉस्जीन एक विषैली गैस है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को ध्यान रखना। एक बार इसको नोट करो। ये हमने नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ा,
और उसके बाद हम पढ़ते हैं यूरिया। इसके बाद अपना खत्म हो जाएगा भाई। फटाफट इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला यूरिया। अगला यूरिया पढ़ रहा है भाई। यूरिया फॉर्मूला NH2CONH2। प्रतियोगी परीक्षा में यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ध्यान रखना NH2CONH2। NH2CONH2 और ये कार्बन का एमाइड है, इसका कार्बाइमाइड भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कार्बाइमाइड किसे कहते हैं, यूरिया को कहते हैं। कार्बाइमाइड किसे कहते हैं भाई, यूरिया को। और यूरिया की खोज किसने की, यूरिया की खोज की सन 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने। फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया की खोज की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, इसका उपयोग हम उर्वरक के रूप में करते हैं, हम सबको पता है। तो यूरिया का फॉर्मूला याद रखना NH2CONH2, और इसे हम कार्बाइमाइड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन का एमाइड रूप है। एमाइड NH2 एमाइड होता है ना, तो ये कार्बन का एमाइड रूप, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बाइमाइड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या। चलिए, प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयोगशाला में प्रथम खोजा गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले खोजा गया। उत्तर आएगा यूरिया। और किसने खोजा, फ्रेडरिक वॉलर ने। कब खोजा, सन 1828 में। बात समझ में आ गई क्या। प्रयोगशाला में बनाया गया या प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यूरिया है। प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा भाई, यूरिया। ये बात समझ आ गई। अब देखना, यूरिया का उपयोग हम कहां पे करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। उर्वरक के रूप में करते हैं। खाद के रूप में करते हैं कि नहीं करते हैं। और यूरिया में 46% क्या होता है भाई, नाइट्रोजन पाया जाता है। 46% कहाँ पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अब थोड़ा देखना, हमारे मानव शरीर में यूरिया कहाँ पे पाया जाता है। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमारे मानव शरीर में जो यूरिया कहाँ पे पाया जाता है, यकृत में। मानव शरीर के यकृत में क्या पाया जाता है, यूरिया। कहाँ पे पाया जाता है भाई, यकृत में पाया जाता है यूरिया। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। तो यूरिया कम ही है, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला याद रखना NH2CONH2, और ये कार्बन का एमाइड रूप है, इसका इसे कार्बाइमाइड भी कहते हैं। और प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, यूरिया। किसने बनाया भाई, फ्रेडरिक वॉलर ने। कब बनाया, 1828 में बनाया। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, उर्वरक के रूप में। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। 46% क्या है, नाइट्रोजन। और हमारे मानव शरीर में ये कहाँ पे पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। एक बार ये नोट कर लो, और इसी के साथ हमारा नाइट्रोजन लगभग खत्म हो गया। चलो इसको फटाफट नोट कर लो। आज की क्लास में हमने जो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, इसके जो यौगिक पढ़े, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते क्वेश्चन, उनके लिए पर्याप्त कंटेंट है। आप हमारे YouTube चैनल से जो ये हम कंटेंट दे रहे हैं,
उसको अच्छी तरह लिखिए और अच्छी तरह याद कीजिए। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें, और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उसको आपके जितने भी साथी हैं जो वर्तमान में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का फ़ायदा उन तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।